तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज मैं करने वाली हूँ क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 2 जो है आपके सिलेबस में नहीं है, चैप्टर नंबर 3 है डायरेक्ट। तो आज मैं करने वाली हूँ और हर वीडियो की तरह ये भी मैं अपने हैंड रिटन नोट से कवर करने वाली हूँ। ये जो नोट्स है ना, ये मैंने यहीं तक बनाया है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन तक। उसके आगे के नहीं बनाए क्योंकि वो मैं बाकी जो मोटा मोटा होगा बुक से कर दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपकी ये जो बुक है उसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये स्टोरी सी दे रखी है, उड़ीसा विलेज प्रोटेस्टर अगेंस्ट POSCO प्लांट। ठीक है, तो ये क्या था कि भुवनेश्वर के अंदर जो पीपल थे वो फेस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब हम किसी जगह के रहने वाले हैं, हमको जब हमारी जगह से हटाकर दूसरी जगह पे रख दिया, सॉरी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बाय द प्रपोज POSCO इंडिया स्टील प्लांट इन जगदीश सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेट डिमॉन्स्ट्रेशन, क्या हुआ, धरना बैठा आउटसाइड द कोरियन कंपनी ऑफिसर हेयर ऑन थर्सडे। वो क्या थी, कोरियन कंपनी के अगेंस्ट हुआ। देवर डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द कंपनी एंड उड़ीसा गवर्नमेंट 1 ईयर। तो उड़ीसा गवर्नमेंट में मेमोरेंडम हुआ था, एग्रीमेंट टाइप। ठीक है, लार्जेस्ट आयरन ओर डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट। उड़ीसा में ना बहुत ज़्यादा आयरन ओर मिलता है। आयरन ओर सबको पता होगा ना, बहुत ज़्यादा उड़ीसा में आयरन ओर मिलता है। और स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको शॉर्ट में MOU भी बोलते हैं, एक एग्रीमेंट मान लो, कि बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मेकर्स के साथ इन्होंने साइन किया था, जिससे दो चीज़ें हो रही थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया और उड़ीसा दोनों की बढ़ जाएगी इन्वेस्टमेंट। और जो उड़ीसा के लोकल लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उनको भी क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब उनको भी जॉब मिलेगी। आयरन ओर की जो भी इंडस्ट्री वगैरह लगेगी उसमें वो काम करेंगे, खुदाई होगी तो उसमें काम करेंगे। और जो ये POSCO प्लांट जो था, ये एक आयरन स्टील को लेके कंपनी थी। ठीक है, और इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या आ रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ऑफ इंडिजीनियस पीपल का, जो हमने पहले ही बात कर ली है। दूसरा, खुदाई वगैरह होएगी अगर, या फिर कुछ भी होगा तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा। अगर इंडस्ट्री लगेगी धुआं होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा। आयरन ओर निकलेगा ज़मीन के अंदर से तो वो भी नेगेटिव ही बन जाएगा। इससे क्या हो सकता है, क्या पता भूकंप वगैरह के खतरे भी हो सकते हैं ना। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेल्ट अंडर डेवलपमेंट, और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर डेवलपमेंट फेल किया। लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो कि था US यूरोप में आया था। ठीक है, और सोशलिस्ट मॉडल USSR में आया था। कैपिटलिस्ट मॉडल क्या होता है कि सब कुछ प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट। और USSR में क्या था, जो हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में भी पढ़ा था ना, कि सब कुछ क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में। ये दोनों में तकरार चल रही थी ना, ये थे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, ये थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो हमने भी ना, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही थी। कब चल रही थी, 1950, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो है, हमारी बहुत ही गंदे नोट पे इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, बट बहुत ही गंदे नोट पे मिली थी। क्योंकि एक तो पाकिस्तान डिवाइड हो गया, दूसरा हमारा जो है एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा जो लैंड था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। और इकोनॉमी बहुत गंदी छोड़ी थी ब्रिटिशर्स ने, हमारी हैंडीक्राफ्ट भी बर्बाद कर दी थी। तो ये भी हम इकोनॉमिक क्राइसिस एंड स्टेगनेंट एंड बैकवर्डनेस झेल रहे थे। पब्लिक सपोर्ट 1940 एंड 1950s। ठीक है, इट हेल्प यूरोप, जापान, जर्मनी। प्लानिंग ने जो USSR में प्लानिंग, USSR से हमने मॉडल लिया है ये प्लानिंग का। ठीक है, तो इसने यूरोप, जापान और जर्मनी को भी हेल्प किया। अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट टुगेदर 1944 ड्राफ्ट किया पॉइंट प्रपोजल टू सेटअप जॉइंट इकोनॉमी। तो 1944 में एक प्लान आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, बॉम्बे प्लान। काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना बड़े बड़े, उन्होंने बैठ के ऐसा एक ड्राफ्ट निकाला, एक ऐसा प्रपोजल की जो इकोनॉमी है हम जॉइंट चलाएंगे, मतलब प्लानिंग को भी करेंगे मीशो और इकोनॉमी अपनी जॉइंट चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम ना इसका हाथ पकड़ सक रहे ना हम इसका हाथ पकड़ सकते, हम अपना खुद का राह बनाएंगे हैं। और अगर इसमें भी एक और बात थी, पता है क्या,
अगर हम सिर्फ प्राइवेट लेंगे तो क्या प्राइवेट चीज़ होती है प्रॉफिट के लिए काम करती है, और अभी हम थोड़े इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है ना, हम वीक हैं, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे प्राइवेट को देने के लिए। और क्या पता अगर हम प्राइवेट को दे देते तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, ये भी हम पे कर ले, ये भी तो डर था। और फिर अगर हम गवर्नमेंट सब कुछ करेंगे तो भाई आजकल तो आइडियोलॉजी कौन, आजकल भी और उस टाइम पे आइडियोलॉजी कौन सी रूल कर रही थी, कैपिटलिस्ट। गवर्नमेंट पे इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा कि भाई वो सबको कर दे, है ना। तो यही बात चली गई थी। और ये भी हो गया था अगर गवर्नमेंट पे भरोसे रहेंगे तो डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट, मतलब आधा भी नहीं, 70-30 वाला हिसाब था, आधा आधा 50-50 तो नहीं था। अ सेक्शन, ठीक है ये तो हो गया। प्रपोजल टू सेट अप प्लान इकोनॉमी इंडस्ट्रियल एंड अदर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट। प्लानिंग कमीशन आई है 1950 में, ईयर याद कर लेना, 1950 में आई है प्लानिंग कमीशन। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा आया 1951 में। और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन को होते हैं प्राइम मिनिस्टर। 5 ईयर प्लान वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसएसआर। यूएसएसआर से 5 ईयर प्लान लिया गया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर। और उसी दौरान हमने हमने मतलब हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया लैंड रिफॉर्म और वो ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म में क्या क्या था, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। ज़मींदार पता है ना, मिडल मैन होता है, जैसे मान लो मैं किसान हूँ और एक ज़मींदार है और एक ओनर है कोई और, गवर्नमेंट है मान लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है किसानों से उनको कर वसूलना है, टैक्स लेना है कि आप हमारी ज़मीन पे खेती कर रहे हो तो इस पर टैक्स दो। तो जो ज़मीन जो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रही, मैं ज़मींदार को दे रही हूँ, ज़मींदार उसको दे रहा है गवर्नमेंट को। तो ज़मीन अगर गवर्नमेंट बोल रही है 10 रुपये तो ज़मींदार बोलेगा 20, वो अपनी भी लगा के बोल रहा है, तो मेरे को तो 20 देने पड़ रहे हैं ना, चाहे गवर्नमेंट पे 10 पहुँच रहे हो, है ना। तो मेरे लिए तो कर्जा बढ़ रहा है और ऊपर से इनके नखरे भी बहुत अलग है। तो ज़मींदार को अबॉलिश कर दिया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी गई। और हाँ, लैंड रिफॉर्म में अंदर क्या क्या हुआ, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड एंड लैंड सीलिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड क्या होता है, तो ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, ये एक लैंड है। ये जो फ्रेगमेंटेशन होती है ना, जो फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, इनको मिला दिया, एक टुकड़ा मतलब उस टुकड़े को एक कर दिया, अलग अलग नहीं कि तुम्हारी एक ज़मीन इसको उत्तर है, एक दक्षिण, एक पश्चिम, ऐसे नहीं भाई, तुम्हारी सारी इकट्ठी है। और लैंड सीलिंग क्या होता है, एक प्रॉपर लिमिट सेट कर दी कि एक बंदे पे इतनी ही ज़मीन होगी, अगर किसी पर इतनी आ गई तो उसकी जो ज़मीन है ना उसको हम उतना ही रखेंगे, और जो बाकी की ज़मीन होगी ना वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, वो गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से किसी लैंडलेस फार्मर को दे सकती है। ये हो गया था लैंड सेलिंग में। इरिगेशन फैसिलिटीज़ वही, और डैम्स वगैरह बना दिए। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था सबको पता है, HYV सीड्स दिए गए थे जो कि थे हाई यील्ड वेराइटी सीड्स दिए गए थे, जो कि बेनिफिट हुए किसानों को। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके ऐसा हुआ था, MS स्वामीनाथन जी ने करा था। फिर आया सेकंड 5 ईयर प्लान। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पता है क्या हुआ, हमने ये पढ़ा है कि कोई भी देश अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेगा ना, अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर से हम कितनी इकोनॉमी बना लेंगे, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना ही पड़ेगा। ये चाइना ने भी सीखी थी ये चीज़, है ना, माओ के टाइम पे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री पे फोकस किया, 1956 में इंडस्ट्री में फोकस किया, अपने इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाया। अब क्या होता है, या तो इंडस्ट्री पे फोकस हो रहा है या एग्रीकल्चर पे फोकस हो रहा है, सेपरेट सेपरेट। इससे दोनों ही चीज़ें पर्टिकुलर 5 ईयर के पीरियड में सफ़र कर रही थी ना, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में फोकस हो रहा है तो एग्रीकल्चर छूट रहा है, एग्रीकल्चर पे हो रहा है तो इंडस्ट्री छूट रही है। फिर थर्ड से दोनों पे फोकस करना शुरू करा। फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, नॉन प्लान एंड प्लान बजट आया 1990 में। हमने मतलब गवर्नमेंट को लगा कि ज़रूरत है हमारे देश को, क्योंकि अब हम कर्जे में जा रहे हैं। तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की मैं सेपरेट जो है शॉर्ट्स बना के भी डे बाय डे अपलोड कर रही हूँ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, उसमें भी 3 चीज़ें आई, L,
LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें। लिबरलाइजेशन में क्या था, लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया, प्राइवेट कर दी और ग्लोबल ट्रेड शुरू हो गया। इसी दौरान प्लान और नॉन प्लान बजट भी आया। बजट क्या मतलब 5 ईयर में हमको कितना एक्सपेंडिचर करना है, स्पेंड ऑन रूट। और ये नॉन प्लान आया कि स्पेंड ऑन रूटीन क्या है। और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी आई। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि अब हम जो है इम्पोर्ट नहीं करेंगे, अब हम दूसरे से नहीं खरीदेंगे, अब हम अपना बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए एक ड्रिंक है, क्या नाम दे क्रूती एक क्रूती है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। वहाँ पे बन रही है फ्रूटी, एक देश में बन रही है फ्रूटी। अब हम फ्रूटी ना लेकर हम अपनी खुद की ड्रिंक बनाएंगे, हमने उसको नाम रख दिया क्रूती। तो अब मैं बाहर से नहीं लूँगी, अपना खुद का बनाऊँगी। लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि एमएनसी को भी आने दो। अब जो 40% जो हो रहा था वो एमएनसी 50% इन्वेस्ट करेगी, जिससे क्या होगा, हमें ही कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ एक और चीज़ थी, वाइट रेवोल्यूशन, जो कि वर्गीस कुरियन ने किया था। उसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला गया था। वाइट रेवोल्यूशन हुआ था मेनली गुजरात में। अमूल नाम की आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड से अमूल डेयरी जो है गुजरात के अंदर खुली थी वैन इन 1970। तो बस यही था आपका चैप्टर, बहुत छोटा सा और सीरियसली बहुत इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इतने छोटे छोटे की पॉइंट से पूरा चैप्टर आपका कवर कर दिया, पता भी नहीं चला कब हो गया। तो यही था आज की वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।